अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली नासिर और आप देख रहे हैं किताबों की दुनिया। एक और किताब के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने यकीनन सिसिलियन माफिया और अंडरवर्ल्ड क्राइम पर मबनी फिल्म द गॉडफादर ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो हम आपको बताते चलें कि ये फिल्म अमेरिकन ऑथर, स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट मारियो पुज़ो के शोराए आफाक क्राइम फिक्शनल नावल द गॉडफादर पर मबनी थी। इस किताब और इसके मुसन्निफ से जुड़ी चंद दिलचस्प बातें आपके ज़ेर खिदमत हैं। अमेरिकन ऑथर मारियो पुज़ो ने यह किताब 1969 में तहरीर की थी, जो फिक्शनल क्राइम नावल्स के लिए जाने जाते हैं। द गॉडफादर के अलावा द सिसिलियन, द लास्ट डॉन, द फॉर्चुनेट पिलग्रिम और फूल्स डाई जैसे क्राइम नावल्स के भी मुसन्निफ हैं। लेकिन द गॉडफादर उनका सबसे ज्यादा, जिसकी अब तक 21 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लिस्ट में भी शामिल रहा है। दोस्तों, मारियो पुज़ो ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इस नावल को लिखने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम और न्यूयॉर्क अंडरवर्ल्ड माफिया फैमिलीज पर बहुत रिसर्च की। उनके क्राइम्स नावल में 18वीं सदी के रशियन नॉवेलिस्ट फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की के लिखे गए नावल द ब्रदर करामाजोव की झलक भी नजर आती है। मारियो पुज़ो रशियन नॉवेलिस्ट फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की से बहुत मुतासिर थे। द गॉडफादर में उन्होंने उनके इस नावल से बहुत से कोट्स भी नकल किए। मारियो पुज़ो ने अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला के साथ मिलकर इस किताब पर फिल्म एडाप्टेशन के लिए स्क्रीन प्ले लिखा, जो 1972 में रिलीज हुई। इस सिलसिले की मजीद दो फिल्में 1974 और 1992 में रिलीज की गईं। पहले दोनों फिल्मों ने 9 अकेडमी अवार्ड्स अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट स्क्रीन प्ले के अवार्ड्स शामिल हैं। ये मूवी पैरामाउंट पिक्चर्स नामी प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस की। आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि 1978 में रिलीज होने वाली फिल्म द सुपरमैन का स्क्रीन प्ले भी मारियो पुज़ो ने ही तहरीर किया था। दोस्तों, अगर आप में से कोई वीडियो गेम्स खेलने में दिलचस्पी रखता है, आपको बताते चलें कि इस किताब पर बनने वाली फिल्म पर वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने 21 मार्च 2006 में वीडियो गेम भी रिलीज की। तो चलें आते हैं नावल की कहानी की जानिब। दोस्तों, इस नावल में ऑथर ने वर्ल्ड वॉर II के बाद 1945 से लेकर 1955 के अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन सोसाइटी को बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया। नावल में जिस तरह अमेरिकन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स और माशरे पर अंडरवर्ल्ड माफिया के असर रसूख पर सवालात उठाए गए, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। किताब अपने सेंट्रल थीम बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम के एपिग्राफ से शुरू होती है। इस क्राइम नावल के मरकजी किरदार न्यूयॉर्क के सिसिलियन इमिग्रेंट अंडरवर्ल्ड डॉन विटो कॉर्लियानो के सबसे छोटे बेटे अमेरिकन मैरीन माइकल कॉर्लियानो है। माइकल कॉर्लियानो के बाप यानी अंडरवर्ल्ड डॉन विटो कॉर्लियानो का असर रसूख अमरीकी माशरे के हर तबके पर है, जिसमें पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री, अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन जुडिशल सिस्टम शामिल हैं। माइकल कॉर्लियानो के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन विटो कॉर्लियानो के दो और बेटे भी हैं, जिनका नाम सेंटिनो या सोनी कॉर्लियानो और फ्रेडरिको या फ्रीडो कॉर्लियानो है, और उनकी एक बेटी कॉन्स्टेंजिया या कॉनी कॉर्लियानो भी हैं। नोवेल डॉन कॉर्लियानो की अकलौती बेटी कॉनी कॉर्लियानो की कार्लो रिजी से वेडिंग सेरेमनी से शुरू होती है, जहां डॉन के सबसे छोटे बेटे अमेरिकन मैरीन माइकल कॉर्लियानो वर्ल्ड वॉर II के हीरो के तौर पर शामिल होते हैं। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के एडम्स को यह यकीन दहानी करवाता है कि वो अपनी क्रिमिनल फैमिली से मुख्तलिफ है और वो अपने बाप के क्राइम्स में कभी हिस्सेदार नहीं बनेगा। डॉन कॉर्लियानो के बहुत से दोस्त इस पार्टी में शामिल होते हैं, अपने अपने मसाइल डॉन के सामने रखते हैं। डॉन उनकी मदद करने की यकीन दहानी करवाता है। वर्जिस सोलोजो, जो एक ड्रग स्मगलर होता है, डॉन से मदद मांगता है कि उसे ड्रग स्मगलिंग के लिए फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए। डॉन ऐसा करने से इनकार कर देता है और सोलोजो इंतकामन डॉन के कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर डॉन को कत्ल कर देता है। टोनी कॉर्लियानो और उसके छोटे भाई माइकल कॉर्लियानो टॉम हैगन, जो फैमिली लॉयर होता है, उसकी मदद से मिलकर फैमिली बिजनेस चलाना शुरू कर देते हैं। उनके ब्रदर इन लॉ कार्लो रिजी का रवैया उनकी बहन के साथ ठीक नहीं होता। टोनी कॉर्लियानो अपनी बहन कॉनी कॉर्लियानो की शिकायत पर अपने ब्रदर इन लॉ को भी करता है कि वो उनकी बहन के साथ सही रवैया रखे, वरना वो उसे जान से मार देगा। लेकिन कार्लो रिजी बाज नहीं आता और दोबारा उनकी बहन को मारता पीटता। टोनी कॉर्लियानो अपने ब्रदर इन लॉ को कत्ल करने के इरादे से निकलता है, लेकिन कार्लो रिजी मुखालिफ माफिया फैमिली टाटाग्लिया से मिलकर टोनी कॉर्लियानो को कत्ल करवा देता है। माइकल कॉर्लियानो अपने बाप की मौत का बदला लेता है और ड्रग लॉर्ड सोलोजो और पुलिस ऑफिसर मैकक्लेस्की
जो सोलोजो की पेरोल पर होता है, वो कत्ल करके सिसिली फरार हो जाता है। अपने बाप और भाई के कत्ल के बाद माइकल कॉर्लियानो माफिया फैमिली के हेड बन जाते हैं। माइकल कॉर्लियानो माफिया फैमिली की पावर को लास वेगास में रिलोकेट करते हैं और आस्ता आस्ता फैमिली के तमाम दुश्मनों का सफाया कर देते हैं, जिसमें उनका ब्रदर इन लॉ कार्लो रेजी भी शामिल होता है, जिसने उसके भाई टोनी कॉर्लियानो के कत्ल में अहम किरदार अदा किया और न्यूयॉर्क में फैमिली बिजनेस को बेचकर फैमिली पावर को लॉस वेगास शिफ्ट कर लेता है। दोस्तों, ये किताब इंसान के अरूज और जवाल की एक दास्तान है कि इंसान फानी है और इस दुनिया में उसकी हुकूमत और ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। ये किताब इंसान की अच्छी और बुरी खसलत के बारे में बताती है। ये किताब बताती है कि हर इंसान की एक कीमत होती है और वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बिक जाता है। ये किताब हमें बताती है कि बुरे माहौल में रहकर अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है। ये किताब बताती है कि इंसान ताकत और दौलत के हसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इस किताब से मुतल्लिक मुसलमान फलसफी इब्न खल्दून के इस जुमले पर करते हैं कि कोई भी अच्छा इंसान कभी भी बहुत जल्दी अमीर नहीं हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इस चैनल की बेहतरी के लिए आप दोस्तों की आराह हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।